आज 5 मार्च नहीं है और कायदे से इस वीडियो को उसी दिन रिलीज होना चाहिए था, पर सवाल ये है कि आखिर 5 मार्च को ऐसा क्या हुआ था। खैर, मिजोरम की हिस्ट्री पर हमने पहले भी बात की है, लेकिन आज बात उस दिन से जुड़ी यादों की होगी, उन घटनाओं के दर्द की होगी, उन हवाई हमलों की होगी जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। आज मिजोरम एक पढ़ा लिखा, खुशहाल और तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है। भारत के उन शुरुआती राज्यों में से एक है जिसने हिंसा और उग्रवाद को जड़ से खत्म किया। पर यह सुकून रातों रात नहीं मिला और इसके लिए मिजोरम ने एक बहुत भारी कीमत चुकाई। तो आखिर उस दिन क्या हुआ था? कैसे एक अकाल ने विद्रोह की शक्ल ली और क्यों भारत को अपने ही इलाके में लड़ाकू विमान भेजने पड़े? वेलकम टू In a Call. This video is purely based on books, government records and publicly available open sources. My goal is to help people understand Mizo history and culture better so we can reduce the misunderstanding and bias that often comes from the lack of understanding. I work alone with limited resources. Since I started this journey 3 years ago, I always have been scared to speak on these subjects. I know how sensitive, emotional and identity driven these topics are. I have no intention of hurting anyone's sentiments or questioning the integrity of our country. I'm simply trying to share the history that shaped us. I wanted to be honest with you. Harsh trolls can push months back. They make you think 1,000 times before touching a new topic. Threats won't help you or me. They only kill the spirit of learning. I am still a curious student of history and our country, trying to create something meaningful. I hope you watch this with an open mind and a heart of understanding. असम के मिजो जिले में 5 मार्च 1966 को जो कुछ हुआ वो आजाद भारत के इतिहास में एक बहुत ही दुखद और बड़ा मोड़ था। इस दिन भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल अपने ही नागरिकों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए किया गया था। इसमें मशीन गन से फायरिंग, बम गिराना शामिल था। भारत के इतिहास में इकलौता ऐसा मौका था जब भारत सरकार ने अपने ही इलाके में एयरफोर्स का इस्तेमाल किया। ये कार्रवाई ऑपरेशन जेरिको के जवाब में की गई। यह मिजो इंटरनेशनल फ्रंट का एक बड़ा विद्रोह था जिसने पूरे जिले पर कब्जा कर लिया था, भारत से अलग होने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद जो सैन्य कार्रवाई हुई और जो 20 साल का संघर्ष चला, उसकी वजहें काफी गहरी थी। इसके पीछे अकाल, प्रशासन की अनदेखी और अपनी अलग पहचान की भावना थी जो असम और भारत के राजनीतिक ढांचे से खुद को अलग महसूस करने लगी थी। 1966 के विद्रोह की शुरुआत को समझने के लिए हमें 1959 के मौतम अकाल को समझना बहुत जरूरी है। मिजो भाषा में मौतम का मतलब है बांस की मौत। यह कुदरत का एक ऐसा चक्र है जो 48 से 50 साल में होता है। इस आपदा की शुरुआत तब होती है जब लुशाई पहाड़ी के बड़े हिस्से में फैले मेलेकोना बैकिफेरा प्रजाति के बांस में फूल और फल आने लगते हैं। ये फल बहुत पौष्टिक होता है और इसकी वजह से काले चूहों की आबादी में बहुत बड़ा उछाल आता है। जैसे जैसे ये चूहे बांस के बीजों को खाते हैं, उनकी गिनती तेजी से बढ़ती है, जिसे वहाँ के लोग चूहों की बाढ़ या रेड फ्लड कहते हैं। एक बार जब बीज खत्म हो जाते हैं तो ये चूहे इंसानी बस्तियों पर हमला कर देते हैं। वे रातों रात खेतों में खड़ी फसलें, अनाज के गोदामों, यहाँ तक कि कपड़ों और घर के सामान को भी चट कर जाते हैं। 1959 में इसकी वजह से जिले की खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई और मिजो लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। शिलांग की राज्य सरकार और नई दिल्ली की केंद्र सरकार वक्त पर और ठीक से मदद पहुंचाने में फेल रही। मिजो लोगों ने इसे सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं माना, बल्कि उन्हें लगा कि ये गहरा सिस्टमैटिक भेदभाव है और सरकार को उनके जिंदा रहने की कोई परवाह नहीं। जब सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली तो 1960 में मिजो इंटरनेशनल फैमिन फ्रंट MNFF बनाया गया। इसकी कमान लाल डेंगा के हाथों में थी, जो पहले जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में एक क्लर्क हुआ करते थे। MNFF ने स्थानीय स्तर पर राहत के कामों को बहुत अच्छे से संभाला, जिससे उन्हें लोगों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता मिली और भरोसा मिला। 1961 तक आते आते इस संगठन ने अपने नाम से फेमिन शब्द हटा लिया और मिजो नेशनल फ्रंट बन गया। अब इनका मकसद बदल चुका था। इन्होंने एक ग्रेटर मिजोरम के लिए पूरी तरह आजाद देश बनाने की मांग शुरू कर दी थी, जैसा कि हमने हिस्ट्री ऑफ मिजोरम में देखा है। 1961 से 1966 के बीच मिजो समाज में धीरे धीरे हथियार उठाने और सैन्य तैयारी की भावना बढ़ने लगी। रही सही कसर 1960 के असम राजभाषा अधिनियम, असम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ने पूरी कर दी। इस कानून के जरिए असमिया को इकलौती आधिकारिक भाषा बनाने की कोशिश की गई, जिसे मिजो लोगों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए एक बड़ा खतरा माना। एक सोशल सर्विस संगठन के नाम पर MNF ने पूर्व सैनिकों और नाराज युवाओं को अपनी मिलिट्री विंग मिजो नेशनल आर्मी में भर्ती करना शुरू किया। फरवरी 1966 के आखिरी में MNF के बड़े नेताओं ने ऑपरेशन जेरिको नाम के एक प्लान को फाइनल किया। इसका मकसद मिजो जिले के सभी पावर सेंटर्स पर कब्जा करना था। इस ऑपरेशन के लक्ष्य एकदम साफ थे: सरकारी खजानों को अपने कब्जे में लेना, पुलिस को बेअसर करना, अफसरों को पकड़ना, फर्स्ट असम राइफल और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की छावनियों से हथियार और गोला बारूद लूटना। विद्रोह ने प्रशासन को पूरी तरह हैरान कर दिया। टेलीफोन की लाइनें काट दी गईं, सड़कों पर रुकावटें लगा दी गईं ताकि सिलचर से कोई मदद न आ सके। 1 मार्च की सुबह तक
एमएनएफ ने लुंगलेई और आइजोल के सरकारी खजानों पर कब्जा कर लिया था, जेलों से कैदियों को छुड़वा लिया था और राजधानी में असम राइफल्स के मुख्यालय के पास की ऊंची पहाड़ियों पर मोर्चा संभाल लिया था। लालडेंगा ने आजादी का ऐलान करते हुए सभी मिजो लोगों को भारत सरकार के खिलाफ खड़े रहने को कहा। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि जैसे पहाड़ियों पर भारत सरकार का कंट्रोल खत्म हो चुका है। आइजोल में फर्स्ट असम राइफल्स की बटालियन शहर में भारतीय सत्ता का आखिरी गढ़ बची थी, लेकिन वह भी चारों तरफ से घिरी हुई और कटी हुई थी। एमएनएफ ने बार बार सरेंडर करने की मांग की, जिसे असम राइफल्स के अफसरों ने ठुकरा दिया। 4 मार्च को एमएनएफ ने असम राइफल्स की छावनी पर बड़ा हमला बोल दिया और सुरक्षा घेरे को तोड़ने के लिए सुसाइड स्क्वाड का इस्तेमाल किया। भारत सरकार ने शुरू में हेलीकॉप्टरों के जरिए मदद और सामान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन भी नाकाम रहे। असम राइफल्स कैंप्स के आसपास चोटियों पर तैनात एमएनएफ के स्नाइपर्स इतनी भारी फायरिंग कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर लैंड ही नहीं कर पा रहे थे। एक मिशन के दौरान डकोटा ट्रांसपोर्ट विमान पर जमीन में इतनी गोलियां चली कि उसमें 21 छेद हो गए और उसे किसी तरह वापस कुंभीर ग्राम एयरबेस लौटना पड़ा। जब हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट विमान मदद पहुंचाने में फेल हो गए तो इसी को आधार बनाकर लड़ाकू विमानों या फाइटर जेट से हमला करने का फैसला लिया। आइजोल के विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाकू विमानों को भेजने का फैसला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की केंद्र सरकार ने लिया था, जिन्हें पीएम बने अभी सिर्फ 6 हफ्ते ही हुए थे। 5 मार्च 1966 की सुबह जब आसमान में लड़ाकू विमानों के इंजनों की गूंज सुनाई दी तो यह एक भारतीय शहर पर अपनी तरह के पहले हमले और अनोखे हमले की शुरुआत थी। भारतीय वायुसेना ने आइजोल और आसपास के इलाकों में 2 मुख्य तरह के लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। इन ऑपरेशन का मुख्य केंद्र सिलचर के पास कुंभीर ग्राम एयरबेस था। उस वक्त वहां सुविधाओं की बहुत कमी थी, इसलिए गोला बारूद और ईंधन कैरिबू विमानों के जरिए वहां पहुंचाया जाता था। पहला डसॉल्ट ऑर्गन, बागडोगरा से 29 तूफानी स्क्वाड्रन के 6 विमानों को कुंभीर ग्राम भेजा गया। दूसरा हॉकर हंटर, जोरहाट में तैनात 17 हंटर स्क्वाड्रन के विमानों ने इस गोलाबारी में बड़ी भूमिका निभाई थी। इन मिशनों में हिस्सा लेने वाले पायलटों में कुछ ऐसे नाम भी शामिल थे जो बाद में भारत के बड़े नेता बने, जैसे राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी। हालांकि उनके शामिल होने के सही समय को लेकर आज भी राजनीति में काफी बहस होती है। इन हमलों का निशाना एमएनएफ के ठिकाने थे, लेकिन इसकी वजह से आइजोल के आम नागरिकों और वहां की इमारतों को भी गहरा नुकसान पहुंचा। लड़ाकू विमान जो पेयर्स में उड़ान भरते थे वे नीचे उड़कर उन निशानों को पहचानते थे जिन्हें जमीन पर मौजूद सेना के जवान स्मोक ड्रैगन या एमएनएफ के कब्जे वाली जगहों के तौर पर मार्क करते थे। चश्मदीदों के मुताबिक पहला हमला 5 मार्च को सुबह 11:30 बजे हुआ, जब पूरे शहर पर मशीन गन से गोलियों की बौछार कर दी गई। 6 मार्च को यह हमला और भी तेज हो गया जब भारतीय वायुसेना ने विद्रोहियों को बाहर निकालने के लिए इंसेंडियरी बम, आग लगाने वाला जो एक टाइप का बॉम्ब होता है, गिराने शुरू कर दिए। मार्च की सूखी हवा और घरों में इस्तेमाल होने वाले ज्वलनशील सामान की वजह से आग तेजी से फैली और शहर के बड़े रिहायशी और काम करने वाले इलाके चपेट में आ गए। आइजोल के लोग एक तरफ एमएनएफ की जमीनी जंग और दूसरी तरफ वायुसेना के हवाई हमलों के बीच फंस गए, जिसके डर से ज्यादातर लोग आसपास की पहाड़ियों की ओर भाग गए। वहाँ बचे हुए लोगों को आज भी अच्छे हवाई जहाज या ट्रांसपोर्ट विमान और गुस्सैल हवाई जहाज या लड़ाकू विमान के बीच का अंतर याद है। वे बताते हैं लड़ाकू विमानों की आवाज पहुंचने से पहले ही वे धुआं और आग उगलते हुए दिखते थे। हालांकि बमबारी में सीधे तौर पर मारे गए लोगों की संख्या कम थी, अनुमान के मुताबिक लगभग 13 लोग, लेकिन इसका सामाजिक असर बहुत गहरा और भयानक था। पूरे के पूरे मोहल्ले राख में तब्दील हो गए। लोगों की सांस्कृतिक निशानियां, रिकॉर्ड, रोजी रोटी सब कुछ मिट गया। रेक और सियालसुक पहाड़ों की ओर पलायन के साथ ही विस्थापन के एक ऐसे दौर की शुरुआत हुई जो सालों तक चला। हवाई हमले सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं थे। विद्रोह को पूरी तरह खत्म करने के लिए 1966 के दौरान वायुसेना और भारतीय सेना ने उन सभी गांवों को निशाना बनाया जिन्हें एमएनएफ के गढ़ के रूप में पहचाना गया था। इन हमलों का एक खास पैटर्न था। पहले मशीन गन से फायरिंग की जाती थी ताकि हथियारबंद समूहों को वहां से भगाया जा सके और फिर घरों और अनाज के गोदामों को तबाह करने के लिए बम गिराए जाते थे। कुछ मामलों में तो सेना ने ग्रामीणों को खुले मैदानों में इकट्ठा किया और फिर उनके घरों में आग लगा दी ताकि विद्रोहियों के पास छुपने के लिए कोई जगह न बचे। इन मिशनों की वजह से एमएनएफ को मजबूर होकर रिहायशी इलाकों को छोड़ना पड़ा और वे बर्मा या म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश के घने जंगलों में पीछे हट गए। 1966 के अंत तक भारतीय सेना ने मुख्य शहरों और रास्तों पर फिर से अपना कंट्रोल बना लिया था, लेकिन विद्रोह खत्म नहीं हुआ। ये बस एक नए और लंबे दौर में पहुंच गया जिसे छापामार या गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, जो अगले 20 सालों तक चलता रहा। लगभग 2 दशकों तक भारत सरकार का आधिकारिक स्टैंड यही रहा कि आइजोल पर कोई हवाई हमला नहीं हुआ था। कई सरकारों ने इस चुप्पी को बनाए रखा और ये तभी टूटी जब वहाँ के लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई और स्थानीय कार्यकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं को पुख्ता सबूत पेश किए।
9 मार्च 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि IF जेट्स का इस्तेमाल सिर्फ घेराबंदी में फंसे असम राइफल्स के जवानों तक राशन और सामान पहुंचाने के लिए किया गया था। इस दलील पर काफी सवाल उठे क्योंकि तूफानी और हंटर जैसे सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तकनीकी रूप से इतनी धीमी गति से नहीं उड़ सकते कि वे सही जगह पर दवाइयां या सामान गिरा सके। असम सरकार ने भी यही कहा कि आइजोल में आग MNF विद्रोहियों ने लगाई थी ताकि हवा के साथ लपटें असम राइफल्स के मुख्यालय तक पहुंच जाएं। लेकिन घटना वाली जगहों से मिले 20 mm और 30 mm के शेल, बिना फटे 60 mm के रॉकेट इन दावों को साफ तौर पर झुटलाते हैं कि वहां सिर्फ सामान गिराया गया था। अप्रैल 1966 में खासी नेता स्टैनली निकोलस रॉय के नेतृत्व में एक दल जांच के लिए मीजो हिल्स पहुंचा। उन्होंने असम विधानसभा में 100 से ज्यादा चश्मदीदों के बयान पेश किए जिन्होंने आसमान से हो रही गोलाबारियों का मंजर देखा था और उनके साथियों ने ताकत के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की कड़ी निंदा की। वे पहले ऐसे अधिकारिक लोग थे जिन्होंने सरकार के झूठ को चुनौती दी। इसके बावजूद सरकार 1980 के दशक के अंत तक इन हवाई हमलों से इंकार करती रही। 1966 की बमबारी के बाद भारतीय सेना को समझ आया कि घने जंगलों और छोटे छोटे बिखरे हुए गांव MNF के लिए छुपने और मदद पाने की बेहतरीन जगह है। इसे खत्म करने के लिए 1967 में लेफ्टिनेंट जनरल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में रीग्रुपिंग या गांवों को फिर से बसाने की रणनीति लागू की गई। यह रीग्रुपिंग पॉलिसी समाज को पूरी तरह से बदलने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसके तहत मिजो आबादी को उनके पुराने गाँवों से हटाकर सिलचर, आइजोल और लुंगलेई को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों के किनारे क्लस्टरों में बसाया गया। इसका मकसद यही था कि सेना लोगों की हरकत पर नजर रख सके और विद्रोहियों तक पहुंचने वाली जानकारी और खाने की सप्लाई को पूरी तरह काट दे। हालांकि जो हुआ उसको अब 60 दशक बीत चुके हैं। मिजोरम स्टेट भी बन गया। MNF ने इंसर्जेंसी खत्म की और वन ऑफ द अर्लिएस्ट स्टेट बना जिसने इंसर्जेंसी को पूरी तरह खत्म किया। आज मिजोरम से ही कितने जवान और ऑफिसर्स असम राइफल्स, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, IPS और अदर फोर्सेस में है और देश के लिए अपनी सेवा दे रहे हैं। पर जिन्होंने ये झेला उन्हें ये मंजर आज तक सताता है।